हाल ही में जो अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डील हुई है ना, उसकी कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है। ये कहानी है साइकोलॉजी की। एक ऐसे लीडर की कहानी जिसके लिए पर्सनल इंसल्ट और नेशनल इंटरेस्ट इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब बात ट्रंप के अमेरिका की हो तो दोस्ती का मतलब क्या है? मतलब क्या ये एक जेन्युइन पार्टनरशिप है या बस एक टेम्पररी डील जो कभी भी किसी भी पल टूट सकती है? इस सवाल का जवाब ना इस पूरी डील के सेंटर में जो पर्सनालिटी है उनको समझे बिना नहीं मिल सकता। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कहानी की शुरुआत है। देखिए, साल था 2011। प्रेसिडेंट ओबामा ने एक डिनर में सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। और फिर क्या हुआ? ठीक उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि ओबामा अमेरिका के इतिहास के सबसे बुरे प्रेसिडेंट होंगे। और फिर 2016 में वही डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट बन गए। सोचिए, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने प्रेसिडेंट बनने की रेस शुरू कर दी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था। ये पर्सनल था। ओबामा को गलत साबित करने के लिए प्रेसिडेंट बन जाना, यही ट्रंप का स्टाइल है। उनके लिए हर चीज पर्सनल है। और इसी से बनती है द ट्रंप प्लेबुक। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। कोई उन्हें चैलेंज करता है, वो उस चैलेंज को अपने ईगो पर ले लेते हैं, एक पर्सनल अटैक की तरह, और फिर वो उस इंसान को उसी के गेम में हराकर बदला लेते हैं। बस, चाहे देश की पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल ट्रेड, उनके हर एक्शन को समझने का यही फॉर्मूला है। तो फिर इंडिया इस प्लेबुक के निशाने पर कैसे आ गया? चलिए देखते हैं। हुआ ये कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के मामले में बीच बचाव करने का ऑफर दिया। अब इंडिया ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि ये मसला दोनों देश मिलकर सुलझाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक नो नहीं था, ये एक पर्सनल चैलेंज था। उन्होंने इसे अपने ईगो पर ले लिया और फैसला कर लिया कि अब वो इंडिया को ट्रेड के गेम में हराएंगे। शुरुआत में देखें तो इंडिया पर जो टैरिफ प्रपोज किए गए थे वो ज्यादा तो थे, लेकिन चीन के 34% या वियतनाम के 46% से तो कम ही थे, 26%। यह बस इंडिया को नेगोशिएशन टेबल पर लाने का एक तरीका था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने मध्यस्थता के लिए ना कहा, टैरिफ सीधे 50% पर पहुंच गए। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था ही, 25% और लगा दिया गया, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था। ये इकोनॉमिक्स नहीं थी, ये प्योर ईगो था। तो इतने प्रेशर के बाद एक डील तो हो गई, लेकिन इस डील में असल में साइन क्या हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि इंडिया अब और ज्यादा अमेरिकन फार्मिंग गुड्स खरीदेगा, जिससे यूएस के किसानों को फायदा होगा। वहीं इंडिया कह रहा है कि हमारे किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। अब ये दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती, है ना? तो सवाल उठता है कि इस डील की सच्चाई आखिर है क्या? खैर, डील के बाद का सीन ये है कि अमेरिका में इंडियन गुड्स पर टैरिफ अब चीन जैसे देशों के मुकाबले कम हो गया है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका माल अब अमेरिकन मार्केट में सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये हमें ट्रंप की एक बहुत ही रैडिकल स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है। जैसा कि किसी ने कहा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, वो थैनोस हैं, जो दुनिया को रीबैलेंस कर रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दुनिया में क्योस फैलाकर उसे अपने हिसाब से सेट करना चाहती है। इसको कहते हैं रिलेटिव गेन स्ट्रैटेजी। मतलब फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि आपके कॉम्पिटिटर्स की ग्रोथ को कैसे और भी ज़्यादा धीमा किया जाए, ताकि आपका जो गैप है वो बढ़ जाए। ये रेस जीतने के बारे में उतना नहीं है जितना ये पक्का करने के बारे में है कि दूसरे आपसे और ज़्यादा पीछे हो जाएं। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक जंगल है और अमेरिका उस जंगल का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत पेड़ है। अब सोचिए, एक लकड़हारा आता है और वो हर पेड़ को थोड़ा थोड़ा काट देता है। तो क्या होगा? जो छोटे पेड़ हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा पेड़ है वो बच जाएगा, और अब वो पहले से भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। यही है गेम। एक ग्लोबल रिसेशन से अमेरिका को भी नुकसान होगा, नो डाउट, लेकिन चाइना जैसे जो उभरते हुए राइवल्स हैं वो शायद तबाह हो जाएंगे और अमेरिका का दबदबा और बढ़ जाएगा। तो इंडिया के साथ डील हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे पार्टनर है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ राइवल्स की बात नहीं है।
ट्रंप ने तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूके मतलब अमेरिका के जो पक्के दोस्त माने जाते हैं उन पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे साफ है कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के आगे कोई भी रिश्ता सेफ नहीं है, चाहे वो कितना भी पुराना या मजबूत क्यों ना हो। और एक और बहुत बड़ा खतरा है जो सामने खड़ा है। अमेरिका में एक नया बिल प्रोसेस में है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, और ये बिल इंडिया के साथ हुई इस डील को पूरी तरह से बेकार कर सकता है। ये बिल कहता है कि कोई भी देश जो यूक्रेन में शांति प्रयासों को कमजोर कर रहा है उस पर कम से कम 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये कमजोर करने की परिभाषा इतनी वेग है, इतनी धुंधली है कि इसमें इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड आराम से आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पर बहुत ही जबरदस्त टैरिफ लग सकते हैं। तो ये सब हमें जियोपॉलिटिक्स के नए नियमों के बारे में क्या सिखाता है? मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो तरह की सोच होती है। एक है आइडियल पॉलिटिक, जो पूछती है सही क्या है, ये मॉरल्स और प्रिंसिपल्स पर चलती है, और दूसरी है रियल पॉलिटिक, जो पूछती है काम क्या करता है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट, पावर और फायदे की बात। अमेरिका ने हमेशा से रियल पॉलिटिक पर ही काम किया है, और ट्रंप का दौर इस बात को और भी साफ कर देता है कि बाकी देशों को भी अगर टिकना है तो अपने हितों की रक्षा के लिए यही रास्ता अपनाना होगा। और रियल पॉलिटिक की दुनिया में जो करेंसी चलती है वो है लेवरेज। मतलब एक देश का दूसरे देश पर जो एडवांटेज है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, मिलिट्री पावर हो या टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी में अपने लेवरेज को पहचानना और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल की शर्त है। हेनरी किसिंजर ने एक बार एक बहुत बड़ी बात कही थी, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, पर अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। और ये बात हम एक बहुत ही तीखे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस नई दुनिया में जो ईगो और नेशनल इंटरेस्ट से चलती हैं, क्या दोस्ती का कोई मतलब बचा भी है, या ये भी सिर्फ लेवरेज का एक और खेल है?